गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड फर्दर मोर हम यूनिट 2 के मैंने आपके पीडीएफ ये देख लो आप, मैंने पीडीएफ बना दी है। मैं ये पूरा पीडीएफ नोट्स अपलोड कर दूँगी। मैंने यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो फर्दर मोर लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट 2। सो गाइज़ यूनिट 2 में हमारी जो सबसे सब यूनिट्स हैं 5, तो हमारी पहली सब यूनिट्स है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सो गाइज़ बेसिकली इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे। पहली होगी हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। सो जो आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसमें ही आपको डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग पढ़ाया जाएगा। एंड फर्दर मोर जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये दोनों मर्ज होंगे। आपके स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, आप मतलब ये मान लो आपकी जो यूनिट 2.3 है और 2.4 है ये मर्ज्ड होगी हियरिंग इम्पेयरमेंट में ही। एंड डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। ओके, सो मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब आप ये मत समझो कि इसमें आपको कुछ अलग डिसेबिलिटी पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बंदे को 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, लाइक इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्पीच एंड विथ द हियरिंग, both disabilities are there in the one person, then the person lies in multiple disability। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। विजुअल इम्पेयरमेंट है और साथ में या लोकोमोटर है, अगर विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या हियरिंग डिसेबिलिटी है, मोर देन वन डिसेबिलिटी इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, इट कम्स अंडर मल्टीपल डिसेबिलिटी। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारी ये वाली सब यूनिट स्टार्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें तो हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स आपको मैं अटैच कर दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करना और आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो जिसे पोलियोलाइटिस भी बोलते हैं, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी और पोलियो, ठीक है। पोलियो में फिर भी हम वॉक कर सकता है बच्चा, बट लेकिन जो सेरेब्रल पाल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इसमें बच्चे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोलियो। Polio is a highly infectious viral disease that may attack the central nervous system, and it refers to the inflammation, swelling of something. Okay, so furthermore आप सबसे important चीज़ देखिए, पोलियो एक वायरल डिजीज, मैं पढ़ती, ठीक है। पोलियो जो हमारी डिज़ीज़ है वो एक वायरल डिज़ीज़ है, ये हमें ध्यान रखना है। ये 1 मार्क में अक्सर पूछ लेते हैं ये लोग, क्योंकि आजकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में 1 मार्क्स में बहुत आ रहा है। सो फर्दर मोर इसमें आपको सॉइलिंग्स भी देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशंस भी देखने को मिलती है। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द नर्व्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड इनसाइड द स्पाइनल बोन्स एट द बैक ऑफ द बॉडी। जो आपकी मेन स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो आपकी पीछे बैकबोन होती है, ये उस पर इफ़ेक्ट करती है, जिससे आपकी पोस्टरल डिफॉर्मिटी हो जाती है। पोस्टरल डिफॉर्मिटी आप समझते हो, आप टेढ़े हो जाता है इंसान, मेढ़ा हो जाता है, मतलब बिल्कुल एक सीधा जो पोस्चर होता है वो ख़राब हो जाता है। मे कॉजेज़ परमानेंट पैरालिसिस ऑफ मसल्स, कुछ मसल्स परमानेंटली ख़राब हो जाती हैं। इसलिए पोलियो का वैक्सीनेशन एक यंग एज में लगना बहुत ज़रूरी है। Mostly affects the children up to 15 years of age but can affect adults too। वैसे ये मोस्टली जो मैंने देखा है, हम लोगों ने जितना भी एक काइंड ऑफ सर्वे हुआ है उसमें ये देखा गया है कि जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ज़्यादा देखी गई है अंडर 15 years old, लेस देन 15 year olds। It's very very rare cases we found that adults are suffering from that। People who are suffering from an age of less than 15 years, they are suffering now as well, but there are less children who are suffered at the age of adult। Okay, next furthermore we just go to our second, cerebral palsy। देखो guys, cerebral palsy, okay, cerebral palsy एक सेरेब्रल पाल्सी को हम सीपी के नाम से भी बोलते हैं। इट अफेक्ट्स नॉर्मल मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हैज़ मेनी डिग्री ऑफ
सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेरेब्रल पाल्सी की अलग अलग डिग्री है, ये मूवमेंट्स पे, ये भी मूवमेंट्स पे ही इफ़ेक्ट करती है। इट कॉजेज़ प्रॉब्लम्स विद पोस्चर, मसल्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। इसमें आप मूवमेंट्स नहीं कर पाते हो, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होती है, हैंड मूवमेंट्स भी ख़राब हो जाता है, बेसिकली आपको पूरा व्हीलचेयर चाहिए। सो वर्ड सेरेब्रल रेफर्स टू द brain cerebrum that regulates motor functions. You have to note down this. What does the word cerebral palsy mean? So जो word cerebral है वो ब्रेन्स सेरेबम से आया है, जिसका मतलब होता है मोटर फंक्शंस। पाल्सी डिस्क्राइब द पैरालिसिस ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो द पाल्सी वर्ड जो है वो पैरालिसिस को डिस्क्राइब करता है, जो दूसरे वॉलेंटरी मूवमेंट्स जो हम करते हैं ब्रेन के थ्रू, उस मूवमेंट को, बॉडी के सर्टेन पार्ट्स के जो मूवमेंट्स हैं जो ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है, मूविंग ऑफ योर हैंड्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज डिस्क्राइब एज पाल्सी. It is a group of conditions that are characterized by chronic disorder of movement or posture. तो एक इसको हमने ग्रुप बना दिया, सेरेब्रल पाल्सी नेम कर दिया, विच मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है जो क्रॉनिक डिसऑर्डर, मूवमेंट और पोस्चर को इफ़ेक्ट करती है. आपके मूवमेंट्स पे इफ़ेक्ट आएगा, आपके पोस्चर पे इफ़ेक्ट आएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी. So further we learn about the characteristics of cerebral palsy, because when the one's question is asked what do you understand by locomotor disability, you conclude cerebral palsy, उसमें आपको characteristics बतानी पड़ेंगी. So the first characteristics is difficulties with fine motor skills due to junky reflexes. आपकी जंक आ जाता है हाथ पैरों में, reflexes में, तो आप movements नहीं कर पाते हो. स्टिफ मसल्स, स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस इन द सेंस मोटा हो जाता है, सॉइलिंग सी आ जाती है, उसमें आप वर्क नहीं कर पाते हो, ठीक है. वेरिएशन इन मसल टोन, वेरिएशन इन एक तरफ से मोटा हो गया, एक तरफ से पतला हो गया, वो भी एक वेरिएशन हो गया. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू मेनी फर्दर प्रॉब्लम्स लाइक पाल्सी जो हमने डिस्क्राइब किया, पैरालिसिस और वॉलेंटरी मसल्स में सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है. एंड डिफ़िकल्टी विथ बैलेंस, मैंने आपको बताया व्हील चेयर इज़ मस्ट, बैलेंस नहीं हो पाता है. दिस डेवलपमेंट मूवमेंट डिसऑर्डर कैन बी लिमिटेड टू वन साइड ऑफ द बॉडी, द लेग, द आर्म्स, द फोर लिम्स एंड जस्ट वन लिम. इट डिपेंड्स, नाउ इट्स डिपेंड्स कि आपका क्या, या तो एक पार्ट ख़राब होगा, वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है. ये डिसऑर्डर में आपको वन साइड ऑफ द बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. नाउ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक काइंड ऑफ थर्ड डिसेबिलिटी है हमारी लोकोमोटर के अंदर ही. ध्यान रखना, हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर ही पढ़ रहे हैं. It is also known as MD. MD is a group of inherited diseases in which the voluntary muscles progressively weaken over time. Heart and other organs can also be affected. इससे आपके हार्ट और अदर ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं. इसमें भी मेन जो प्रॉब्लम है वो मसल्स में ही आती है. कैन अकर एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर एज नहीं है. जैसे पोलियो में आप ध्यान रखना, वो आपका था कि मोस्टली जो केसेस हैं वो 15 ईयर्स के अंडर में ही देखने को मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते हैं. बट देयर इज़ एन नो फर्दर गाइडलाइंस एंड नथिंग इशू इज़ देयर एज इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ये किसी भी एज में हो सकता है. मोस्ट कॉमन इन यंग मेल्स, ये मोस्ट कॉमन है यंग मेल्स में. Type is based on what age the individual is when muscular dystrophy appear. Some type muscular dystrophy affect only males. Also depends on how severe the disease is, which muscle it affects, rates of progression and the way it appears. Some individuals suffer mild symptoms while some with severe muscle weakness or dying at early age. देखो, ये अब आप एक मेजर चीज़ नोट करना कि okay, so the individuals suffer mild symptoms while the some suffer weakening of dying early age. मतलब इसमें अर्ली एज डाइंग का भी इशू देखा गया है. पॉइंट टू बी नोटेड है. या आप ध्यान रखना कि सेरेब्रल पाल्सी में डाइंग का है, बट लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है कि
आफ्टर द डिजीज़। इसमें इतने सीवियर और माइल्ड सिम्टम्स अगर हो जाएंगे तो अर्ली एज में मरने के चांसेस भी हैं, डेथ के भी चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द 9 मेजर टाइप्स आर। आप ये मेजर टाइप से लिख सकते हो, बाकी ये पेपर में लिख के आने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसका MD मेन कोर्स है उनको लिख के आने के लिए सही रहता है, बाकी इट विल नॉट आस्क इन योर पेपर, इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दिस। फिर भी आप लिख सकते हो इफ़ यू वांट टू, एंड फर्दर मोर इसे पढ़ने का हमारे को कोई यूज़ भी नहीं है। Next we move to the multiple sclerosis. MS is a potential disabling disease of the brain and spinal cord, central nervous system. Okay, so this disease MS affects the central nervous system of your body, which again we see that it affects our spinal cord. It attacks the protective that covers the nervous fibrous, causes communication problem between brain and rest of your body. Okay, so इसमें आप ध्यान रखो, इसमें कोई मस्कुलर डिफॉर्मिटी नहीं है, इसमें आपका ब्रेन और आपकी मसल, मैलिलन जिसे बोलेंगे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है, कनेक्शन टूट जाता है ब्रेन का मसल्स के साथ, तो ब्रेन कनेक्ट नहीं कर पाता, कमांड ही नहीं दे पाता आपकी मसल्स को दैट व्हाट यू हैव टू डू द फर्दर स्टेप। ये आप ध्यान रखना, मल्टीपल साइलोसिस में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है ये आपको लिख के आनी पड़ेगी, यही आपको इस डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ब्रेन और मसल्स के बीच का जो लिंक अप है, जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है। रेस्ट ऑफ द बॉडी, आई एम नॉट सेइंग सिर्फ मसल, मसल इज़ लाइक ऑल ओवर योर बॉडी। Signs and symptoms of MS vary and depends on the amount of nerve damage the particular nerve affect. Some people with severe MS may lose the ability to walk. अगर आपको सीवियर होता है ज़्यादा, माइल्ड में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, माइल्ड में आपको एक्शन वर्क्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो आप वॉक करने के लिए भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके, नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स विजुअल एम्पेयरमेंट। विजुअल एम्पेयरमेंट में ब्लाइंडनेस और लो विजन आएगा। ब्लाइंडनेस रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन: टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, विजुअल एक्टिविटी नॉट एक्सीडिंग 6/60 or to 20 to 200 in the better eye even with the correction lenses. Limitation of the field of vision सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स। देखो, अगर आपकी आई साइट में 20 डिग्री का एंगल नहीं बन पा रहा है, जो आपके कॉर्निया के बैक ऑफ दी जो रिफ्लेक्स इमेज बनती है, अपोजिट साइड जो इमेज बनती है आपकी आईज़ में, बैक ऑफ द आई, वो अगर वो इमेज नहीं बन पा रही है, 20 डिग्री एंगल से वर्स हो गई है, तो आप एक ब्लाइंडनेस वाले साइट क्राइटेरिया में लाई करते हो। अगर टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है फिर तो आप हो ही हो, ठीक है। ओके, कॉजेज़ ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। देखो, कॉजेज़ जो आपके हैं ना, कॉजेज़ में अभी आप ये कॉजेज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मैं मेन सब्जेक्टिव हियरिंग इम्पेयर्ड का पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी जब हियरिंग इम्पेयरमेंट आएगा तो मैं आपको प्री पोस्ट नेटल तीनों के कॉजेज़ अलग अलग तरीके से पढ़ाऊँगी। तो वही सेम कॉजेज़, ऐसा नहीं है कि वो कॉजेज़ सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट के हैं तो सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट में ही चलेंगे, वो कॉजेज़ हम एक साथ पढ़ेंगे। वो कॉजेज़ आप विजुअल में भी डाल सकते हो, और मतलब कॉमन कॉजेज़ हैं वो, ठीक है, तो वो हम उसको अभी नीचे पढ़ेंगे ध्यान से। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला जो पार्ट स्टार्ट होगा तब मैं आपको प्री पोस्ट नेटल तीनों कॉजेज़ अच्छे से पढ़ाऊँगी। चलो, फिर भी फर्दर मोर हम एक बार आइज़ विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। पहला कॉज है जेनेटिक। जेनेटिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नॉट इवन इन विजुअल इम्पेयर्ड, एनी डिसेबिलिटी अ पर्सन इज कैरिंग फॉरवर्ड, द वन ऑफ द मेन रीजन इज जेनेटिक्स। आई एम नॉट सेइंग इट passing towards one generation. It may be possible that future to future and future to future to far forefathers may also carry it forward towards their child. हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ अगर बच्चा है तो बच्चे के पेरेंट्स को होगा तभी विजुअल इम्पेयरमेंट आएगा, नहीं, जो उसके फोर फादर्स हैं, ग्रैंड फोर फादर्स हैं, उनसे भी उसको वो प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें थोड़ी कम पैमाने पे हो, उन्हें थोड़ी कम प्रॉब्लम हो, बट लेकिन इनको बच्चों को कैरी फॉरवर्ड होके ज़्यादा हो गई। बट जेनेटिक में प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस।
ओके, केयरलेसनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। केयरलेसनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आप ये देखेंगे कि मान लो व्हेन द चाइल्ड वाज व्हेन द मदर वाज गिविंग अ बर्थ टू द चाइल्ड, तब जो लिक्विड होता है वो बच्चे की आइज़ में चला गया या आइज़ के कॉर्नियाज में चला गया, कहीं पे भी चला गया लिक्विड, तब भी प्रॉब्लम देखी गई है। आई इन्फेक्शन और आई डिज़ीज़ ये तो कॉमन है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई डिज़ीज़ हो गई, उससे चली गई। ओके, इम्प्रॉपर लाइट्स में पढ़ना, रीडिंग राइटिंग करना, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम नाउ डेज। अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक सिचुएशन, माल न्यूट्रिशन। देखो, माल न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया नाउ डेज ऑफ अब तो फिर भी बहुत कम हो गया है, पहले माल न्यूट्रिशन इज़ द बिगर इशू due to of many certain diseases causing to the persons, to the people, to the children, and carry forwarding mother to child. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी इज़ नॉट टेकिंग अ प्रॉपर माल न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है ढंग से, उनकी डाइट फॉलो अप नहीं हो रही है, तो बच्चे को कैरी फॉरवर्ड हो रही है डिजीजेस। दिस आर द मेन रीजन। सो नाउ फर्दर एजुकेशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे हम विजुअल इम्प्रूवमेंट के लिए। हमें क्लासरूम की प्लेसमेंट्स कैसे करनी है। देखो, रेगुलर क्लासरूम होना चाहिए, एक प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड टीचर प्रोग्राम होना चाहिए। जिस टीचर ने properly visual impairment, as a special educator, you have done your degree in visual impaired, then only you are there to selected to do that. रिसोर्स रूम होने चाहिए, फुल टाइम स्पेशल क्लास होनी चाहिए, रेगुलर क्लास भी है तो उसमें भी स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल टीचर्स होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एज एन विजुअल इम्पेयर्ड वो बच्चा नहीं देख पा रहा है तो उसको आप कम्युनिकेट करोगे, उसको रेसिप्रोकेट करना है, उसको सुनना ही देना चाहिए, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा देख नहीं रहा है तो सिर्फ सुन के आपको कैच आउट कर ले दैट या यू आर अ टीचर एंड आई एम गेटिंग यू ऑन अ पॉइंट। सेल्फ एडजस्टमेंट, डेली लिविंग स्किल्स, ठीक है। टीचर को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाना है, डेली लिविंग स्किल्स सिखानी है। बेसिकली ये नहीं है आप उसको दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा रहे हो, पहले आप उसको डेली लिविंग स्किल्स सिखा दो, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप दुनिया भर की चीज़ें उसे सिखाओ। करियर डेवलपमेंट एंड वोकेशनल गाइडलाइंस, तो वही वोकेशनल गाइडेंस वही आ गई आपकी। पहले डेली लिविंग स्किल्स सिखाओ, करियर डेवलपमेंट हम बाद में देखेंगे, बाद में मतलब इन द सेंस की वो आपका सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी उस बच्चे के साथ आपको होनी चाहिए वोकेशनल गाइडेंस और लिविंग स्किल्स सिखाना। यूज ऑफ स्पेशल एड्स एंड इक्विपमेंट्स, आप बच्चे के साथ स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ करो। बेसिकली आप उसके संग विजुअल पिक्चर्स वगैरह की जगह पे ऑडियो बुक्स यूज़ करो, ऑडियो वाली चीज़ें यूज़ करो, कम्युनिकेट करने की चीज़ें यूज़ करो, ऑडियोज़ दो उस बच्चे को। डेवलप ऑफ एसेंशियल स्किल्स फॉर ग्रोइंग एंड गेनिंग इन्फॉर्मेशन, डेवलप ऑफ लिसनिंग स्किल्स एंड इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। आपका जो करिकुलम होना चाहिए वो इतना परफेक्ट होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए ना, नॉट फॉर जस्ट फॉर विजुअल इम्पेयर्ड, फॉर एनी डिसेबिलिटीज़ देयर, ठीक है। लोकोमोटर हो गया, विजुअल हो गया, हियरिंग हो गया, वट एवर द डिजीज़ इज़, आपको उस बच्चे को उस काबिल बनाना है कि वो अपनी वोकेशनल स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स जो है उसकी, खुद का काम करना जो है वो खुद इंडिपेंडेंट बन जाए। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एज अ स्पेशल एजुकेटर यही होनी चाहिए दैट यू हैव टू गिव द थेरेपी टू अ चाइल्ड टू जस्ट जस्ट मेंटेन दी फर्स्ट हैंड स्किल्स विथ हिम, कि वो खुद की इंडिपेंडेंस, उसके पेरेंट्स को ये फील हो जाए कि हमारा बच्चा स्पेशल होके भी इंडिपेंडेंट है। दिस इज शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देन यू हैव टू फर्दर मूव टूवर्ड्स दी स्टडीज़। ऐसा नहीं है आप पहले ही बच्चे को पढ़ाने बैठ गए हो कि नहीं चलो आज हम ABCD पढ़ेंगे। नो, गिव इट अ प्रायोरिटी। आई एम नॉट सेइंग दैट एकेडमिक्स को आप बिल्कुल साइड रख दो। जस्ट डू द 70-20 criteria. Sometimes it's 70-30, sometimes it's 50-50, and sometimes it's 80-20. लेवल ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, 3 लेवल हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर। माइल्ड में आप पढ़ पाते हो बट बड़े बड़े कैरेक्टर्स पढ़ पाते हो, शेप्स देख पाते हो, कलर्स देख पाते हो, ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप नॉर्मली पढ़ पा रहे हो, बट लेकिन छोटे अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, फॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए। मॉडरेट में आप शेप, कलर, ऑब्जेक्ट बता रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ब्राइटनेस डार्कनेस में, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, आप कलर्स वगैरह में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो पर ढंग से देख नहीं पा रहे हो, ठीक है।
हाँ, शेप्स और कलर ढंग से नहीं बता पा रहे हो बट डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, रेड के 2 डिफरेंट कलर मैंने आपके पास में रख दिए, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप उसको पूरे को रेड बताओगे। बट अगर मैंने रेड के संग ब्लू रख दिया तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये ब्लू है, ये रेड है। बिकॉज रेड कैरीज ए मल्टीपल शेड्स, ब्लू इवन दो कैरीज ए डिफरेंट शेड सॉरी। तो जो डिफरेंट शेड्स होती हैं उसमें सेम शेड्स में आप उसको एक ही कलर बोलोगे, ये डिफ्रेंशिएट कर पाओगे क्या ये रेड है ये ब्लू है। ओके। सीवियर में आप कंप्लीटली ब्लाइंड होते हो, आप कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं बता पाते, चेंजेस भी नहीं बता पाते कि आज रात है या दिन है, ब्राइटनेस डार्कनेस नथिंग यू कांट से। नेक्स्ट वी मूव टू दी हियरिंग इम्पेयरमेंट. Okay, hearing impairment is an hearing loss that prevents person from totally receiving sound through the ear or losing some hearing in one or both ears. देखो, विजुअल इम्पेयरमेंट में वेरिएशंस होती हैं, एक आँख में, दो आँख में, ऐसे ही सिमिलरली हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, लॉस किस परसेंटेज पे हो रखा है, कौन से कान में हो रखा है, कितना ज़्यादा लॉस हो रखा है, ये वेरिएशंस आपको खुद स्टडी एग्जामिन करनी पड़ेगी अपने बच्चे के साथ। अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 देखो, जब आपसे डेफ़ और हार्ड ऑफ हियरिंग की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपको ऐसी ही डेफिनेशन स्टेट नहीं करनी है। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको PWD एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग या RCI के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस गिवन है आपको वही लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग 2016 वाला जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन लिखी है डेफ़ की। डेफ़ मीन्स अ पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स। डेफ़ वो कंसिडर होगा जिसके दोनों कानों में 70 dB से ज़्यादा हियरिंग लॉस है। ये आप ध्यान रखिए। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स पर्सन हैविंग 60 dB to 70 dB हियरिंग लॉस स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स। देखो, अब आपको इन दोनों में, डेफ़ में और हार्ड ऑफ हियरिंग में, दोनों में डिफरेंस देखो आप। डेफ़ में आपको ये बोल दिया गया है 70 dB, ये ध्यान रखो, और इसमें बोल दिया गया है 60 to 70 dB। दोनों में जो पर्सन का हियरिंग लॉस है, स्पीच फ्रीक्वेंसी दोनों कानों में, उसमें 70 dB आएगा, इसमें 60 to 70 dB आएगा। देयर इज़ एन मेजर डिफरेंस। ठीक है, इतना माइनर डिफरेंस है तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनर डिफरेंस से ही मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। देखो, टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस: कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड माइल्ड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। देखो, सबसे पहले कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आपका आएगा, अ कंडक्टिव लॉस रेफर्स टू अ डिक्रीज इन साउंड कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम इन द आउटर और मिडल ईयर। सेंसरी, देखो, कंडक्टिव में आपका या तो आउटर ईयर में प्रॉब्लम है, कॉकलिया में कोई इशू नहीं, सॉरी कॉकलिया तो अभी आएगा ही नहीं आपका, कॉकलिया तो सेंसरी में जाएगा। कंडक्टिव में पिना में प्रॉब्लम है, लोब्यूल्स में प्रॉब्लम है, जो आपका बिल्कुल आउटर ईयर होता है ना, बिल्कुल आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। लेट मी ड्रॉ फॉर यू। ये जो आपका ऐसे ईयर जाएगा, ठीक है, इसमें ये वाला जो आपका पूरा पार्ट है ना, ये आउटर ईयर है। ठीक है, ये आपका पूरा ओटी लिख रही हूँ मैं इसको, ये आपका पूरा आउटर ईयर है जिसको हम पिना बोल देते हैं इसको। ठीक है, और ये लोब्यूल्स हैं, इसको हम आउटर ईयर बोलेंगे। ठीक है, जब इस वाले आउटर ईयर में जब प्रॉब्लम्स हैं वो आपका आएगा कंडक्टिव में, ये ध्यान रखना। कंडक्टिव जब आपका आएगा वो आएगा आपका आउटर ईयर में। नेक्स्ट, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखते हैं आप। सेंसरी न्यूरिंग सेंसेस में प्रॉब्लम आएगी। सेंसेस में कैसे प्रॉब्लम आएगी? देखो, जिसमें आपको इनर ईयर से लेके ब्रेन नर्व पाथवे जो है आपका, देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये आपका ईयर है, ठीक है, ये कॉकलियर है और ये हमारा ब्रेन है मान लो। ठीक है, ये माय गॉड, माय ड्राइंग इज़ लाइक बहुत बेकार।
ये आपका ब्रेन है और ये जो कॉकलियर में ये जो कनेक्शन है ना ब्रेन और कॉकलिया के बीच का, जब इसमें प्रॉब्लम आएगी, ये इनर ईयर में, बेसिकली आप ऐसे समझ लो, इस वाले में आपको इनर ईयर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और इस वाले में आपको आउटर ईयर में प्रॉब्लम आएगी। जब इन दोनों का मिक्स हो जाएगा कि पिना नहीं है मान लो, और लोब्यूल्स नहीं है, कटा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, छेद है, और इनर ईयर में भी प्रॉब्लम है, तो उसका आपका जब दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी तब मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको सम अप करते हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ आपको। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आउटर ईयर में प्रॉब्लम आएगी, जो मैंने आपको ईयर बना के दिखाया था। सिर्फ इतने पोर्शन में अगर दिक्कत है तो ये आपका कंडक्टिव में जाएगा। अगर आपको सेंसरी वाले पार्ट में दिक्कत है, कॉकलिया वगैरह में दिक्कत है, तब आपका कॉकलिया से लेके जो मेन नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन तक का, उसमें आपका सेंसरी न्यूरल में जाएगा। दोनों में प्रॉब्लम है तो फिर वो मिक्स्ड में जाएगा। देखो, एज ऑनसेट स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है, उससे पहले मैं आपको ये एक बार बता देती हूँ, क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम एक बार एज ऑनसेट के बेसिस पे देख लेते हैं। कॉग्निटल हियरिंग लॉस और एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ हियरिंग प्रॉब्लम फ्रॉम बाय बर्थ, देयर इट इज़ कॉल्ड कॉग्निटल हियरिंग लॉस। जो बाय बर्थ होगा वो कॉग्निटल होगा। अक्वायर्ड हियरिंग लॉस इज़ अ हियरिंग केस दैट अकर्स और डेवलप सम टाइम ड्यूरिंग अ पर्सन लाइफ बट वॉज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। अक्वायर्ड में आपको किसी एक्सीडेंट के थ्रू, मतलब आप बेसिकली ये देख लो, कॉग्निटल में जो आपकी हियरिंग लॉस है वो बाय बर्थ होगी, अक्वायर्ड वाले में आपकी बाय बर्थ हियरिंग लॉस नहीं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस और पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस, ये आपके स्पीच में भी आ सकता है। When there is an hearing impairment before the development of a language and a speech of a child, then it is prelingual hearing loss. In this critical age is used properly. ठीक है. In the case hearing impairment occurs after the speech and language has developed in a child, when it is postlingual hearing loss. पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस कैन बी सडन और प्रोग्रेसिव। देखो, पोस्ट लिंगुअल में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर हो चुकी होती है, उसे बोलना आता है, सब आता है, उसके बाद में हियरिंग लॉस होता है ड्यू टू एनी कंडीशन, ठीक है, तो वो हो जाएगा पोस्ट लिंगुअल। प्री लिंगुअल में उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है तभी हियरिंग लॉस हो गया है, फिर उसको स्पीच थेरेपी की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर। नेचर ऑफ हियरिंग लॉस, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, नेचर ऑफ हियरिंग लॉस। ओके, नेचर ऑफ हियरिंग लॉस, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, इंटरमिटेंट हियरिंग लॉस एंड सडन हियरिंग लॉस। प्रोग्रेसिव, व्हेन हियरिंग इम्पेयरमेंट कंटिन्यू टू इंक्रीज ओवर टाइम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस। वो हियरिंग लॉस रुकता नहीं है, कम नहीं होता, बढ़ता रहता है, प्रोग्रेस रहती है। जैसे मान लो पहले सब मिडल ईयर में प्रॉब्लम थी, अब उससे इनर ईयर में आ गई, इनर ईयर से होते होते ब्रेन सेल्स तक पहुंच गई, तो ये प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है। इंटरमिटेंट हियरिंग लॉस, व्हेन हियरिंग लॉस इंक्रीज एंड डिक्रीज डे बाय डे, इट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट हियरिंग लॉस। कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी मान लो कॉकलियर ढंग से काम ही नहीं कर रहा, कभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कभी ब्रेन कमांड नहीं दे पा रहा है, ठीक है, समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या बोले जा रहा है, ये बस हाँ 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 हो रहा है, कभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये होता है इंटरमिटेंट हियरिंग लॉस। सडन हियरिंग लॉस, सडन हियरिंग लॉस, हियरिंग इम्पेयरमेंट कॉमनली नोन एज सडन हियरिंग लॉस। ये एक्सीडेंट से हो गया, मतलब सडन एकदम से साउंड चली गई आपकी, एकदम से पता नहीं कुछ ना कुछ हुआ, आपने कुछ कान में दवाई डाल ली, कुछ डाल ली और एकदम से आपकी हियरिंग लॉस चली गई, तो वो होता है सडन हियरिंग लॉस। कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस, देखो मैंने बताया था मैं हियरिंग लॉस के टाइम पे आपको बताऊंगी प्रीनेटल, पोस्ट नेटल और नेटल हियरिंग लॉस, तो ये रहे वो, और ये आप किसी में भी लिख सकते हो, आप तीनों में जाएंगे आपके। प्रीनेटल कॉजेज मैनी टाइम्स, देखो बेसिकली प्रीनेटल आपका जो है वो आप ये लिखने के पर्पज़ से आप इसको रेड आउट कर लेना, बट प्रीनेटल आपका होता है, देखो ओके, देखो प्रीनेटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, जब मान लो बच्चा
वॉर्म में है तो वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ भी ड्रग्स के अंडर आ जाती है, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन हो जाता है, या फिर कुछ भी गलत चीज़ों के अंदर आ जाते हैं, कोई मेडिकेशन का रिएक्शन हो जाता है, अगर तब से प्रॉब्लम है बच्चे को तो वो होगा प्रीनेटल। नेटल होगा ड्यूरिंग बर्थ, या आप लिख लो नेटल होगा आपका ड्यूरिंग बर्थ। तो बर्थ के टाइम पे जो भी लॉस होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ एक बार। जो आपका नेटल होगा ये आपका होगा ओके। सो अभी पेन में कुछ इशू आ रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, सो आप अभी ऐसे ही देख लो। तो प्रीनेटल जो होगा आपका वो होगा बिफोर बर्थ, जब बच्चा वॉर्म में है मॉम की। और नेटल जो होगा आपका बर्थ के टाइम पे होगा। बर्थ के टाइम पे जब प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, डॉक्टर के से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तब वो आएगा नेटल कॉजेज़ में। और पोस्ट नेटल कॉजेज़ आपके आएंगे आफ्टर बर्थ, जब बच्चे की एज हो गई, मान लो आप 10 to 15 ईयर्स का है, तब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये डिफरेंट कॉजेज़ है। जैसे कॉजेज़ तो वही सेम रहेंगे। नेटल के टाइम पे आपके कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, ये उसकी जो लिक्विड है, वॉम में जो मदर का लिक्विड होता है वो उसके मुंह में चला जाता है, बर्थ क्राई नहीं होता है, 8 मंथ्स का बेबी है, तब ये सब कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे आपके नेटल में। पोस्ट नेटल में आपका आ जाएगा एक्सीडेंट्स हो गया, कोई ऑयल अप्लाई कर लिया ईयर्स में, या फिर क्लीनिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये सब कॉजेस आ जाएंगे पोस्ट नेटल में। सो ये आप डिग्रीज़ एक बार आप नोट कर लो, ये RPWD के अंडर में ही हैं ये डिग्रीज़ हैं हियरिंग लॉस की, कि कब बच्चा नॉर्मल हियरिंग में है, माइल्ड हियरिंग में है, मॉडरेट में है, मॉडरेट सीवियर में है, और प्रोफाउंड में है। ये प्लीज़ एक बार आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, ओके, स्पीच वाला हमारा रह गया थोड़ा सा पार्ट, एक बार हम ऊपर जाके उसे कवर कर लेते हैं। Speech and language disorder. So speech and language disorder refers to the problem in communication and related areas such as oral motor functions. जैसे ओरल मोटर फंक्शंस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, जब आप MR में हो, मेंटली रिटार्डेड हो, ठीक है, तो बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, उसको वर्ड्स जा ही नहीं रहे, उसे समझ ही नहीं आ रहा है, वो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। प्रॉब्लम इन स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम कैसे आएगी, टंग जॉइंट है तो वो तुतला के बोलेगा, और साउंड प्रोडक्शन ढंग से नहीं है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, हकलाएगा, होठ कटा वटा है, साउंड प्रोडक्शन अच्छे से नहीं आएगी, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगी, हियरिंग लॉस है, सुनाई नहीं दे रहा, वो कैसे बताएगा बेचारा। तो उसको इस कंडीशंस में हमें प्रॉपर स्पीच थेरेपिस्ट अलॉट किया जाता है बच्चे का, जिससे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप ये देख लेना। बाकी ये एक तरह से हमने एग्जांपल्स देख लिए स्पीच डिसऑर्डर के, बट अभी तक बहुत सारे स्पीच डिसऑर्डर के जो कॉजेज़ हैं वो अननोन है, अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि बहुत सारे मतलब बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि कभी कभार आवाज़ भी अच्छे से जा रही है बच्चे की, ठीक है, और हम चेक करते हैं तो लिप्स, टंग, एवरीथिंग इज़ वर्किंग सो गुड, बट द चाइल्ड इज़ नॉट स्पीकिंग दैट। फर्दरमोर जब हम उसका फर्दर एग्जामिनेशन में भेजते हैं तो पता लगता है कि उसकी ब्रेन सेल्स उस तरह से वर्क ही नहीं करती कि वो चीज़ें समझ पाए, वो सब सुन रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चा इज़ सो फिट एंड फाइन कि आप उसे फेशियल एक्सप्रेशन से आप उसको बता ही नहीं सकते कि उसे कोई डिसेबिलिटी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेरेब्रल पैलिसी और मेंटल रिटार्डेड और IDD चिल्ड्रंस, क्योंकि IDD चिल्ड्रंस की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी जो हरकतें होती हैं, उससे पता लग जाता है कि ये बच्चा डिस्टर्ब्ड है, स्पेशल है। बट लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसका बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छा चल रहा है, वो समझ रहा है, बट लेकिन जो एक लैंग्वेज वाली चीज़ है वो नहीं समझ पा रहा, वो उसके ब्रेन सेल्स उस तरह से काम ही नहीं कर रहे हैं। कभी कभार बच्चा इंट्रोवर्ट भी होता है। सो देयर आर वेरिएशंस, ठीक है। डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, ओके, इट्स ऑलमोस्ट एंड। डेफ ब्लाइंडनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिटरी एंड विजुअल इम्पेयरमेंट इन अ पर्सन। डेफ ब्लाइंडनेस में आपका बच्चा जो होगा वो ऑडिटरी और विजुअली इम्पेयरमेंट होगा। ऑडिटरी, वो ना सुन सकता है ना देख सकता है। दोज हु आर बॉर्न डेफ एंड ब्लाइंड, ठीक है, पहला ये
4 डेफ ब्लाइंडनेस के एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन बच्चे डेफ ब्लाइंडनेस में आएंगे, ठीक है। जो बॉर्न ही डेफ एंड ब्लाइंड हुआ है, दोज हु वर बॉर्न डेफ एंड देन लूज देयर साइट, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जो बॉर्न एक चीज़ से हुआ है कि बॉर्न वो ऐसा हुआ कि वो सुन नहीं सकता बट बाद में जाके उसे दिखना बंद हो गया हो, ठीक है। थर्ड कंडीशन है दोज हु वर बॉर्न ब्लाइंड एंड देन लॉस्ट देयर हियरिंग, वाइस वर्सा इन बोथ द कंडीशन। एंड एडवेंचरस डेफ ब्लाइंडनेस एज अ रिजल्ट ऑफ ओल्ड एज। देखो ये एक्सीडेंट इलनेस और ओल्ड एज में भी हो जाता है, जब आप एक तरह से अपने सेंसरी हार्मोन्स को जब आप गुड बाइज दे रहे होते हो, एक एज आती है आपकी, एक एज हिट करती है तो आप सुनना बंद कर देते हो, कुछ टाइम के बाद आपको दिखना अपने आप ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, तो तब भी आप डेफ ब्लाइंडनेस में लाई करोगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस वेराई इन डिग्री, इसकी भी डिग्रीज होती है। कम्युनिकेशन इन मोस्ट सीवरली अफेक्टेड, हाईली इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग इज नीडेड, नॉट इम्प्लाई टोटल लॉस ईदर विजन और हियरिंग। किसी भी एक चीज़ में पूरा लॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोनों में हल्का हल्का हो, ठीक है। बिल्कुल पूरा लॉस एक चीज़ में, बिल्कुल इट्स लाइक सीवियर वाली कंडीशन होनी चाहिए एक चीज़ में, या तो हियरिंग में हो या साइट में हो, तब आप आओगे डेफ ब्लाइंडनेस में। कॉजेज़ वही इन्फेक्शन हो जाएगा पहला, जेनेटिक और क्रोमोसोमल सिंड्रोम भी हो सकता है, कॉग्निटिव बर्थ ट्रॉमा, जेनेटिक सिंड्रोम, एक्सीडेंट और अदर ट्रॉमा, एजिंग, प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, lack of oxygen, birth injury. Deaf blindness is a condition presenting other difficulties than those caused by deafness and blindness. It is an umbrella term which can include both children, adults who are blind and profoundly deaf, blind and severely or prenatally hearing impairment, partly sighted and profoundly deaf, partly sighted and severely और partly hearing impairment। ये 4 कंडीशन है जिसमें आप डेफ ब्लाइंडनेस में आते हो। देखो डेफ ब्लाइंडनेस जो है आपकी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ बच्चे आते हैं, उसमें कोई भी आ सकता है। फर्दरमोर मल्टीपल डिसेबिलिटी। सो गाइज मल्टीपल डिसेबिलिटी हमने स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में भी डिस्कस किया था। मल्टीपल डिसेबिलिटी वही है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजीज़, जिसमें आपकी 2 और 2 से ज़्यादा डिजीज़ होएगी तो वह आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी में आएगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more disabling conditions that have a combined effect on the child's communication, mobility and performance of day-to-day task। डेफ ब्लाइंडनेस भी आएगा, डेफ ब्लाइंडनेस भी आएगा जिसमें आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट भी है और हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है। कभी पर विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है और मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 2 से ज़्यादा डिजीज़ का होगा तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आएगा। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक आपको बताया था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल्स अपने मन से भी लिख सकते हो किसी भी डिजीज़ डिसेबिलिटी को कंबाइन करके। ओके, इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी हम देख लेते हैं एक बार। इट इफेक्ट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, communication with world is most severely affected, opportunities to interact with the environment becomes very limited, finding a chair or different equipment to make disability problem easy, ठीक है। of course aids and resources help them a lot, आई मस्ट से दैट कि स्पेशल बच्चों को रिसोर्सेज है, इन्वामेंट है, उनको एड्स मिल जाती है, बहुत अच्छा इन्वामेंट मिल जाता है, एक गाइडर अच्छा मिल जाता है, तो ऑब्वियसली दे गॉट अ हेल्प ऑफ दैट। एबिलिटी टू मूव अराउंड इन द इन्वामेंट इज restricted, need regular help in day-to-day activities such as wearing shirt and opening doors etc. A highly structured educational rehabilitation programs helps in the training. So आप देख लेना मैंने ये आज। So finally guys we have completed our unit 2 which is about different 5 disabilities. We have covered all of them. मैं ये PDF notes आपको अटैच कर दूँगी इस वीडियो में। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, दिस इज़ फॉर द डे, थैंक यू।